नमस्कार मित्रों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर में। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी में हम पढ़ रहे थे बल्ब क्रॉप्स में हमने कल्टीवेशन ऑफ ओनियन या प्याज की खेती पढ़ ली थी। प्याज की खेती कैसे करते हैं, रोग कीट क्या लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। बल्ब क्रॉप्स में ही जो हमारी सेकेंड क्रॉप्स है वो क्या है, गार्लिक या लहसुन खेती। तो हम आज पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक या लहसुन की खेती। ठीक, आइए हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक या लहसुन की खेती के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक, ठीक, कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक या लहसुन की खेती। तो लहसुन की खेती में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, लहसुन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या होता है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बॉटनिकल नेम। तो लहसुन का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है, एलियम सटाइवम, ठीक, लहसुन का साइंटिफिक नेम एलियम सटाइवम। फैमिली जो होती है लहसुन की वो होती है लिलिएसी या एलिएसी भी कहते हैं इसको। ओके, फैमिली हमारी है लिलिएसी या एलिएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या जो पाए जाते हैं वो 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उत्पत्ति स्थान क्या है लहसुन का, ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थान वो है मिडिल एशिया। ठीक, ओरिजिन प्लेस जो है गार्लिक का वो क्या है, मिडिल एशिया। तो ये हो गया गार्लिक का क्लासिफिकेशन। क्या, बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम जो है वो है एलियम सटाइवम। फैमिली लिलिएसी या एलिएसी। क्रोमोसोम नंबर 16 या 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मिडिल एशिया है, मध्य एशिया। ठीक, अब लहसुन में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इम्पॉर्टेंस या महत्व की। लहसुन का महत्व क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस या हिंदी में महत्व। ठीक, लहसुन का हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में लहसुन क्यों महत्वपूर्ण है, या हम इसका प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, क्यों हमारे लिए लाभदायक होता है। तो जो लहसुन की क्रॉप होती है, जो लहसुन होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लहसुन का प्रयोग ज़्यादातर तो हम मसाले के रूप में करते हैं। जितनी भी मोस्टली सब्जियां हैं उनमें हम बहुत अधिक मात्रा में लहसुन को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जो होती है मसाले की एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में या पूरे भारत देश में उगाई जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग हम सब्जियों तथा मीट आदि में सुगंध लाने या फ्लेवर लाने के लिए करते हैं। कोई भी सब्जी है या मीट वगैरह जो भी हम बनाते हैं तो उनमें फ्लेवर या सुगंध लाने के लिए भी हम लहसुन का प्रयोग करते हैं। साथ साथ इसका प्रयोग हम अचार, चटनी आदि चीज़ों के बनाने में भी करते हैं। ठीक, लहसुन का प्रयोग हम अचार या चटनी आदि चीज़ों के बनाने में भी करते हैं। इसके साथ साथ जो लहसुन होता है, लहसुन को कई सारे औषधियों के रूप में भी हम प्रयोग क्या करते हैं। जैसे अगर कोई हमको कान से संबंधित या पेट से संबंधित बीमारियां हैं तो उनमें भी हम लहसुन का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे कान में या पेट संबंधित कई बीमारियां हैं तो लहसुन को हम तेल के साथ गर्म करके कानों में प्रयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा पेट से संबंधित कई बीमारियां हैं, गैस है या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, तो कई बीमारियों के लिए भी लहसुन हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके अलावा उक्त रक्तचाप रोगी जो होते हैं उनके लिए भी लहसुन बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो ये हो गया लहसुन का इम्पोर्टेंस या महत्व। लहसुन के कई सारे इंपॉर्टेंस हैं जो मैंने बताया, आप लिख भी सकते हैं। एक तो इसका प्रयोग सब्जी में सुगंध लाने के लिए, सब्जी
एवं मीट में सुगंध के लिए करते हैं। ठीक, सब्जी एवं मीट में सुगंध लाने के लिए। दूसरा, मसाले की महत्वपूर्ण फसल है, मसाले के लिए करते हैं। तीसरा, औषधियों के रूप में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, औषधियों के रूप में। ठीक, अगला प्रयोग क्या है कि हम इसका ज़्यादातर प्रयोग औषधियों के रूप में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अचार, चटनी, केचप आदि बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा अचार, चटनी, केचप आदि के बनाने में भी लहसुन का हम प्रयोग करते हैं। लहसुन का जो पूरा, एक तरह से आप कह लें कि जो पूरा क्लोव्स होता है या जो पूरी गांठ होती है, उस पूरी गांठ को हम क्या कहते हैं? क्लोव्स कहते हैं। ठीक, लहसुन की जो गांठ होती है उस गांठ को हम क्या कहते हैं? क्लोव्स कहते हैं। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा भी जाता है कि जो लहसुन की गांठ होती है उसको हम क्लोव्स कहते हैं, जो कि कई सेगमेंट में बटी होती है, जो कई सेगमेंट्स या कई सारे सेगमेंट्स या कई सारी पुट्टियों में बटी हुई होती है, उसमें कई सारे जवे होते हैं या क्लोव्स होते हैं। तो लहसुन की जो पूरी एक गांठ होती है उसको हम क्लोव्स कहते हैं, जो कई सारे सेगमेंट्स में बटी होती है। और एक मेन बात होती है ये, या मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध आती है या सुगंध आती है, जो किस कारण से आती है? तो जो लहसुन में सुगंध आती है वो किस कारण से आती है? वो आती है सुगंध, लहसुन में सुगंध क्यों आती है? वो आती है एलाइसिन के कारण। ठीक, लहसुन में सुगंध किस कारण से आती है? तो लहसुन में सुगंध जो आती है वो एलाइसिन के कारण से आती है। ठीक, जो कि अगर डायरेक्ट आप देखें कि जो लहसुन का क्लोव्स होता है उसको अगर आप पूरा लेके देखें तब उसमें कोई सुगंध नहीं आती है। जब लहसुन के छिलके को आप हटाएंगे या उसको आप पीसते हैं तब उसमें सुगंध आना शुरू होती है, उसमें एक प्रकार की विशेष गंध आती है, जो कि किसके कारण से आती है? एलाइसिन के कारण। होता क्या है कि जब हम लहसुन के छिलके को हटाते हैं तो एलाइन एंजाइम जो होता है वो एलाइसिनेज में चेंज करता है, एलाइसिन को एलाइसिनेज में बदलता है और एक प्रकार का तत्व बनता है जिसको हम कहते हैं डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक, एलाइन जो होता है वो एलाइसिनेज में बदलता है, एलाइसिनेज में बदलता है, और जो सेगमेंट या तत्व बनता है उसका नाम है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक, लहसुन की जब छिलके को हम हटाते हैं तो एलाइन एंजाइम जो होता है वो एलाइसिनेज में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से डाई एलाइल डाइसल्फाइड तत्व उपलब्ध होता है या उपयुक्त तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड तत्व बनता है, और जिस कारण से लहसुन में सुगंध आती है या गंध आती है। ठीक, तो लहसुन में जो गंध, ऐसे अगर आप लहसुन की पूरी गांठ को देखें या पूरा क्लोव्स देखें तो उसमें कोई गंध नहीं होगी। जब उसके छिलकों को हम हटाएंगे या उसको हम पीसते हैं तब उसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, जो कि एलाइसिन के कारण आती है। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा आता है कि लहसुन में गंध किस कारण से आती है, लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो वो होता है एलाइसिन के कारण। ठीक, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बाद क्लाइमेट या जलवायु की। क्लाइमेट, अगला क्या है? क्लाइमेट या जलवायु। ठीक, लहसुन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए या किस जलवायु में लहसुन की वृद्धि होती है? तो आप जानते हैं कि चूंकि लहसुन जो होता है वो भी ओनियन की तरह, या लहसुन जो है वो भी रबी ऋतु की फसल है, तो हम लिख सकते हैं कि लहसुन जो है शरद ऋतु की फसल है, शरद ऋतु की फसल है। लहसुन जो है वो शरद ऋतु की फसल है। पाले के प्रति यह सहनशील होता है, पाले से इसकी फसल को नुकसान नहीं होता है। पाले के प्रति यह, मतलब लहसुन जो होता है वो पाले के प्रति सहनशील होता है, सहनशील होता है। लहसुन की क्रॉप पर पाले का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो लहसुन होता है किसके प्रति? पाले के प्रति सहनशील होता है। 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए उपयुक्त रहता है,
इसके लिए उपयुक्त होता है। 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक, लहसुन की खेती क्या होती है कि लहसुन शरद ऋतु की फसल है और पाले से इसकी फसल को बहुत कम हानि होती है। इसके अलावा 13 से 24 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम होता है वो इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसके साथ साथ कम, मान लीजिए कम ठंडी और थोड़ा कम अवधि का प्रकाश काल जो होता है वो लहसुन के लिए बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। या कम अवधि वाला प्रकाश काल, लगभग 8 से 10 घंटे का प्रकाश काल जो होता है वो लहसुन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक, तो लहसुन के लिए क्लाइमेट में या जलवायु में हम क्या लिखेंगे कि लहसुन जो है वो तो शरद ऋतु की फसल है। उसके अलावा पाले से इसकी फसल को बहुत कम नुकसान होता है, बहुत कम लॉस होता है या पाले के प्रति सहनशील होता है। अगला 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इतने टेम्परेचर पर हम लहसुन खेती आसानी से कर सकते हैं। ठीक, क्लाइमेट या जलवायु के बाद हम बात करेंगे सॉइल की। ठीक, सॉइल या भूमि। लहसुन की खेती हम किस प्रकार की मृदा में करते हैं या कौन सी मृदा लहसुन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लहसुन के लिए जो होती है वो दोमट मृदा उपयुक्त होती है। ठीक, लहसुन की खेती जो होती है वो दोमट मृदा में उपयुक्त होती है या दोमट मृदा में हम लहसुन की खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बलुआर दोमट या मृतिका दोमट मिट्टी में भी हम लहसुन की खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उपज अगर हमको प्राप्त करनी है तो उसके लिए दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक, आगे सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी हम कैसे करेंगे? तो सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जुताई मिट्टी पलट हल से कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 जुताई हम देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को ढेले रहित एवं समतल कर देते हैं। इस प्रकार से तैयार किए गए खेत में हम लहसुन की बुआई कर सकते हैं। ठीक, तो लहसुन के लिए ये हो गई सॉइल। कैसी भूमि होनी चाहिए? दोमट मृदा। दोमट भूमि लहसुन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, साथ साथ जीवांश पदार्थ की प्रचुर मात्रा भी होनी चाहिए। जीवांश पदार्थ की या कार्बनिक पदार्थ की प्रचुर मात्रा। ठीक, लहसुन खेत में या लहसुन के लिए जो सॉइल हो वो एक तो दोमट मृदा हो, साथ साथ उसमें जीवांश पदार्थ की प्रचुर मात्रा हो तथा जल निकास की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सॉइल प्रिपरेशन में 1 जुताई या 2 जुताई हम मिट्टी पलट हल से कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 जुताई हम देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करके फिर प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को समतल कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है खेत ढेला रहित एवं समतल हो जाता है। इस प्रकार से तैयार किए गए खेत में हम लहसुन की बुआई कर सकते हैं। ठीक, तो सॉइल और सॉइल प्रिपरेशन के बाद अब हम बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या उन्नतशील प्रजातियों की। अगला क्या है? इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या उन्नतशील प्रजातियाँ लहसुन के लिए किस प्रकार की या कौन सी उन्नतशील या इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की सोविंग करनी चाहिए, जिससे कि हमको अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके। तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में लहसुन की बहुत अधिक प्रचलित या बहुत अधिक प्रजातियाँ नहीं प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियाँ जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे लहसुन की जो प्रजातियाँ हैं, पहला क्या है? टाइप 56-4। ठीक, टाइप 56-4, ताहिती। ठीक, ये क्या है? टाइप 56-4, ताहिती, जीवन, G4, G7, G1, G4, G7, G80, 282, ये सब जी करके हैं, G80 जो 282, लोहित, गोदावरी। ठीक, जो प्रमुख प्रजातियां हैं लहसुन की वो हम बता रहे हैं। जैसे टाइप 56-4, ताहिती, G1, G4, G7, G80, G282, लोहित, गोदावरी। इसके अलावा भी सोलन,
लोहित, गोदावरी, कामा सोलन, कामा सिलेक्शन, सोलन, कामा सिलेक्शन, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। कामा रजाली गद्दी, ठीक, कामा रजाली गद्दी, कामा यमुना वाइट, यमुना वाइट, रजाली गद्दी, यमुना वाइट, कामा क्रियोल, क्रियोल, कामा इटालियन, क्रियोल, कामा इटालियन एक्सेट्रा या आदि। ठीक, ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो लहसुन की बहुत ज़्यादा लिखी हुई मिलती हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो कौन कौन सी हैं? टाइप 56(4), ताहिती, G1, G4, G7, G80, G282, लोहित, गोदावरी, सोलन, सिलेक्शन, रजाली गद्दी, यमुना वाइट, क्रियोल, इटालियन एक्सेट्रा। इससे अलावा भी कई सारी प्रजातियां हैं, प्रमुख प्रजातियां मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई लहसुन की इम्प्रूव्ड वैरायटी या उन्नतशील प्रजातियां जिनकी सोविंग की हम कर सकते हैं। ठीक, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या उन्नतशील प्रजातियों के बाद अब हम बात करेंगे सीड रेट या बीज दर की। लहसुन के लिए कितना सीड प्रयोग करते हैं, कितना सीड लगता है। ठीक, अगला है सीड रेट या बीज दर। ठीक, तो सीड रेट जो लगता है लहसुन का, अगर छोटे जवे वाले हम लहसुन का प्रयोग करते हैं तो कितना लगता है? छोटे क्लोव या 60 क्लोव वाले छोटी गांठों वाले अगर लहसुन का प्रयोग करते हैं 60 वाले, तो उसके लिए लगता है 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, सीड रेट जो लगता है वो अगर हम बात करें कि किसके लिए, छोटी गांठ के लिए या छोटी गांठ वाली अगर लहसुन का हम बुआई के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो 4 से 5 कुंटल। और अगर बड़ी गांठ वाली या लॉन्ग गांठ वाली क्लोव्स या लॉन्ग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक, तो वो लगता है 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, लहसुन का जो सीड रेट लगता है वो 60 या छोटी गांठ वाली अगर छोटे गांठ वाले लहसुन की सोविंग हम कर रहे हैं तो हमारा बीज लगता है 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और बड़ी गांठ वाले लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर बड़ी गांठ वाले लहसुन की हम बुआई कर रहे हैं तो सीड कितना लगेगा? 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये सीड हमारा लगता है किसके लिए? लहसुन के लिए। एक चीज़ हम ध्यान देंगे लहसुन की बुआई में कि जब लहसुन की बुआई करते हैं तो जो क्लोव्स होते हैं उनसे हम पुत्तियों को जब अलग करते हैं तो कोशिश करें कि जब पुत्तियों को हम अलग करें क्लोव से तो उसके ऊपर का छिलका ना हटने पाए। अगर छिलका हट जा रहा है इनके साफ तो लहसुन का जो क्लोव्स होगा, जो जवे होते हैं, उनकी सोविंग नहीं हो सकती। ठीक, तो हमेशा लहसुन के लिए जो सीड प्रयोग करेंगे तो उसको हम जब अलग करें तो उसमें से छिलके को ना हटने दें, अदरवाइज हमारी सोविंग नहीं हो पाएगी। ठीक, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे बीज की बुआई के लिए कि जो बीज होगा उसके ऊपर से हम छिलके को, पुत्तियों पर से छिलके को हटने ना दें। ठीक, अब सीड रेट के बाद, बीज दर के बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। अगला क्या है? टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग या हिंदी में इसको कहते हैं टाइम ऑफ सोविंग, मतलब बुआई का समय। बुआई का समय। लहसुन की बुआई हम कब करते हैं, किस समय में या किन मंथ में हम लहसुन की बुआई करते हैं? तो लहसुन की बुआई जो करते हैं वो अगर मेडिटेरियन रीजन में कर रहे हैं, मेडिटेरियन रीजन मीन्स हिंदी में मैदानी भागों में, तो लहसुन की बुआई जो मैदानी भागों में करते हैं वो करते हैं कब? सितंबर अक्टूबर में। ठीक, लहसुन की बुआई जो मैदानी भागों में करते हैं वो सितंबर अक्टूबर में करते हैं। अगर हिल्स एरियाज में या पहाड़ों पर लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो पहाड़ों पर जब लहसुन की बुआई हम करते हैं वो करते हैं मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल। ठीक, लहसुन की बुआई मैदानी भागों में सितंबर अक्टूबर में करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में हम मार्च अप्रैल में करते हैं। टाइम ऑफ सोविंग के बाद या बुआई के समय के बाद हम बात करेंगे सोविंग मेथड या बुआई की
विधियाँ, ठीक, सोविंग मेथड या बुआई की विधियाँ, लहसुन की बुआई हम किन किन विधियों से करते हैं या किन किन विधियों से हम लहसुन की बुआई कर सकते हैं। ठीक, तो लहसुन की बुआई की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं, जैसे बाई हैंड, फर्स्ट है बाई हैंड, सेकेंड है बिहाइंड द प्लो, बिहाइंड द प्लो, और थर्ड है डिबलिंग मेथड। ओके, लहसुन की बुआई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? बाई हैंड या हाथ के द्वारा लहसुन की बुआई करना, सेकंड बिहाइंड द प्लो या हल के पीछे कूनों में लहसुन की बुआई करना, और थर्ड क्या है? डिबलिंग मेथड या डिबलर के द्वारा लहसुन की बुआई करना। ठीक, क्या करते हैं कि लहसुन के लिए जब हम खेत को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं, उसको क्यारियों में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसमें उचित आकार की लाइनें बना लेते हैं, उन लाइनों में हम क्या करते हैं? हाथ के द्वारा खुरपी की सहायता से लहसुन की बुआई करते हैं। अगर बड़े पैमाने पर हम सोविंग करते हैं तो हम हल के पीछे, एक व्यक्ति हल को चलाता है और उनके पीछे जो कूण बनते हैं उन कूणों में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। तो दूसरा है बिहाइंड द प्लो, दूसरा है बिहाइंड द प्लो, और थर्ड क्या है? डिबलिंग मेथड या डिबलर के द्वारा भी हम लहसुन की बुआई कर सकते हैं। तो इन मेथड में किसी भी प्रकार से हम लहसुन की बुआई कर सकते हैं। ठीक, प्लांट स्पेसिंग क्या रखते हैं लहसुन की? तो अगला होगा इसी समय प्लांट स्पेसिंग। लहसुन के लिए प्लांट डिस्टेंस या प्लांट स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो जो लहसुन के लिए प्लांट स्पेसिंग रखते हैं वो रखते हैं 12 × 7 सेंटीमीटर। 12 × 7 सेंटीमीटर मीन्स रो गुणे प्लांट, रो गुणे प्लांट। लाइन से लाइन की दूरी 12 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो रखेंगे वो 7 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक, डेप्थ कितनी रखेंगे? डेप्थ या गहराई कितनी रखेंगे? तो जो डेप्थ रखते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर। जो हम खेत तैयार करते हैं लहसुन के लिए, उस तैयार किए गए खेत में उचित आकार की क्यारियाँ, नालियाँ बनाने के बाद कम से कम 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लाइनें बनाएंगे, और उन बनाई गई नालों में हम क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लहसुन की बुआई कर देंगे, और जो बोने की गहराई होगी वो कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार हम लहसुन की बुआई किन किन विधियों से करते हैं और कितनी दूरी पर करते हैं। तो टाइम ऑफ सोविंग मेथड के बाद अब हम बात करेंगे लहसुन में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक की। अगला है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक। लहसुन में हम कितनी मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करें तो लहसुन में जो लगती है वो क्या लगती है? कंपोस्ट। पहले तो कंपोस्ट कितना प्रयोग करते हैं हम? क्योंकि लहसुन में अधिक जीवांश पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो कंपोस्ट के लिए लगभग 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, लहसुन के लिए कंपोस्ट कितनी प्रयोग करेंगे? कंपोस्ट या गोबर की खाद 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितनी प्रयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का हम प्रयोग करेंगे 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितनी प्रयोग करेंगे? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस, तो फास्फोरस हम लहसुन के लिए कितना प्रयोग करते हैं? 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास कितना प्रयोग करेंगे? पोटास का प्रयोग करेंगे पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, पोटास जो प्रयोग करेंगे वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतनी मात्रा में हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक देने के बाद या खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में देंगे? बात आती है इसके बाद कि हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किन प्रकार से या किस प्रकार से करते हैं। इससे भी पहले मैंने बताया है कि खाद एवं उर्वरक देने का तरीका क्या होगा कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और उसके अलावा कंपोस्ट की पूरी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा हम जुताई के समय ही खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को हम बाद में बुआई के बाद जब पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद हम 2 से 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। ठीक, तो खाद एवं उर्वरक के बाद अगला आता है इरिगेशन या सिंचाई। लहसुन में हम सिंचाई कैसे करते हैं? ठीक, अगला है इरिगेशन या सिंचाई। तो
तो अगर इरिगेशन या सिंचाई की बात करें, चूँकि लहसुन में पूरे जितनी टाइम तक क्रॉप रहती है या पूरे क्रॉप के समय तक नमी का होना आवश्यक होता है, तो लहसुन के खेत में नमी का होना आवश्यक होता है। इसके अलावा जब हम लहसुन के क्लोव्स या जवे की सोविंग करते हैं तो इनके साथ बाय द वे अगर खेत में नमी नहीं है तो हमें सिंचाई कर देना चाहिए, अदरवाइज जो लहसुन के जवे होंगे वो थोड़ा देर में जमेंगे या देर में उनका होगा, तो हमें बुआई के 1 हफ्ते बाद तक खेत में इरिगेशन या सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद गर्मियों में अगर जर्मिनेशन हो रहा है उसके बाद क्या करेंगे, गर्मियों में 6 से 7 दिन पर, गर्मियों में 6 से 7 दिन पर तथा सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर, गर्मियों में 6 से 7 दिन पर तथा सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर हम सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, तो सिंचाई हम कैसे करेंगे कि लहसुन के खेत में बुआई के बाद अगर नमी नहीं है तो हल्का पानी या हल्की सिंचाई कर देंगे जिससे पौधों का जर्मिनेशन जल्दी हो सके। इसके बाद गर्मियों में 6 से 7 दिन पर तथा सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर हम सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, सिंचाई के बाद बात आती है वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण की। ठीक, लहसुन में हम खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करते हैं, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण के लिए लहसुन में हम कम से कम 4 से 5 निराई गुड़ाई करके या 4 से 5 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि लहसुन के खेत में निराई गुड़ाई का बहुत ही महत्व होता है। लहसुन में निराई गुड़ाई कर देने से पोर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रंध्रावकाश बढ़ जाता है, मृदा में एयरेशन बढ़िया सा होता है, वायु अच्छे से आवागमन, वायु का आवागमन जो होता है अच्छे से होता है, नमी का या मॉइस्चर ज़्यादा दिनों तक एब्जॉर्ब बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि लहसुन के जो क्लोव्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट या उनका भी विकास बहुत अच्छे से होता है। तो लहसुन में हमें निराई गुड़ाई करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि लहसुन के प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर बेसालिन दवा जो आती है, बेसालिन दवा है, बेसालिन 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर, ठीक, बेसालिन 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पहले ही खेत में छिड़काव कर देने से लहसुन के खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं या बहुत कम उगते हैं। ठीक, तो केमिकल कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे कि बेसालिन 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा हम अगर खरपतवार उगे हैं या उग गए हैं उसके बाद फिर हम 4 से 5 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को खेत से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण के बाद अगला आता है प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण। प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण, पादप, ठीक, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण के बाद अगला क्या आएगा, प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में 2 तरह से नुकसान होता है, एक तो इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट, और दूसरा डिजीज। पहला तो इंसेक्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण, दूसरा डिजीज कंट्रोल या रोग नियंत्रण। तो प्लांट प्रोटेक्शन लहसुन में कैसे करते हैं, पादप संरक्षण कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोटेक्शन या प्लांट प्रोटेक्शन इन ओनियन, प्याज में पादप संरक्षण हम कैसे करते हैं उसके बारे में विस्तार से मैंने बताया हुआ है। क्योंकि दोनों लहसुन और प्याज दोनों एक ही कुल की क्रॉप्स हैं, इसमें जो कीट या जो रोग प्याज में लगते हैं वही कीट और वही रोग लहसुन में लगते हैं। वैसे ही नुकसान जैसे वो प्याज में पहुंचाते हैं, जैसे सिम्टम उसमें बनते हैं, वैसे ही वो लहसुन में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो, इससे पहले जो आप जाएं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके प्लांट प्रोटेक्शन इन ओनियन देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि लहसुन में हम किस तरह से पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक, प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण कर देने के बाद सारी चीज़ें जब हम सही समय से सही टाइम से करते हैं, एटलीस्ट लास्ट में हमको उपज कितनी प्राप्त होती है लहसुन की, तो जो लहसुन की उपज होती है या ईल्ड जो होती है वो होती है ईल्ड या उपज। लहसुन की जो उपज होती है वो होती है लगभग 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, लहसुन की उपज कितनी होती है, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो ये हमारी क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक आज यहाँ से ही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि
मेरे अगले वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।